हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 23 भूख कविता पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नई कविता के प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। भूख जो है वो एक नई कविता में से ली गई है, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में हुआ था। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। आर्थिक अभावों से मतलब कि इनके घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एमए तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद इन्होंने स्कूल में शिक्षक और आकाश क्लर्क की और आकाशवाणी में भी काम किया। उसके बाद दिनमान के उप संपादक रहे। जैसे कि दिनमान जो है वो एक मैगजीन है, तो उसके वो संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में व्यक्ति की जिजीव्यासा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कहने का मतलब ये है कि हर जो भी कवि है, जो भी कवि लिखता है, तो उसके लिखने का एक विषय होता है। तो इनकी कविताओं का मुख्य विषय क्या था कि आधुनिक जीवन की विडंबना है। मतलब आधुनिक जीवन में कोई मनुष्य बहुत सुखी है, कोई भी मनुष्य बहुत ही गरीब है, तो कैसे वो अपने जीवन से झुलस रहा है, किस तरह से वो अपने परिवार को पाल रहा है, इस सब का चित्रण उनके कविताओं में मिलता है। और जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह, मतलब ये सब इन्होंने लिखा है। इसकी रचनाएं तार सप्तक में भी संकलित हैं। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। अब इस लाइन में क्या लिखा गया है, शीर्षक मतलब जो भूख शीर्षक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तित्व रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। सही बात है कि मनुष्य का सौंदर्य के बारे में बताया कि मनुष्य जब संघर्ष करता है तो उसका सौंदर्य किस तरह से दिखता है, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तो सुंदर दिखने लगता है। अब यहाँ पे कवि जो है वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई कवि कहते हैं कि जब भी कोई भूख से लड़ने खड़ा होता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। सबसे पहले मैं आपको भूख के बारे में, भूख जो शीर्षक लिया गया उसके बारे में बताऊंगी कि भूख जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। मतलब मनुष्य जीवन हो या इस सृष्टि पे कोई भी हो, जिसकी सृष्टि की रचना भगवान ने की है, भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, तो उन्होंने अनेक तरह के प्राणियों को बनाया और इसके पालन करता है वो विष्णु भगवान है। तो उन्होंने इंसान को कार्य करने के लिए बुद्धि दी है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे मनुष्य प्राणियों को इस सृष्टि पे जन्म दिया है। जैसे कि आप अपने आसपास बहुत से, जैसे कि हम भी, मनुष्य भी एक प्राणी है। उसके बाद हम गाय, भैंस, बैल, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो भूख लगना क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। तो ये मनुष्य में होती है, भूख लगती है। तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए अलग अलग ढंग से प्रयास करता है। जैसे कि कुछ लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पैसा लाते, कमाते। अब जैसे छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है तो बोल नहीं सकता, तो वो जोर जोर से रोएगा, तब उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी। मतलब उस तरह से वो अपनी भूख मिटाता है। मतलब कि हर तरह से कोई ना कोई प्राणी अपनी भूख मिटाने का प्रयास करता है अपने अपने ढंग से, चाहे वो किसी भी तरह। तो जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। संघर्ष मतलब मेहनत करके, ठीक है। संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है। और भूख जो है वो भूख मतलब पेट की भूख भी हो सकती है, या किसी को पढ़ने की भूख होती है। मतलब भूख जो होती है वो अलग अलग, कोई कुछ करना चाहता है तो उस मतलब क्या है कि अलग अलग तरह की भूख होती है। तो उसके लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। पर यहाँ पे जो भूख के बारे में बात की गई है तो वो मनुष्य के पेट की भूख है, कि किस तरह से वो अपने पेट की भूख को मिटाता है संघर्ष करके। तो उस भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। और इस प्रकार संघर्ष करने वाले प्राणी जो हैं, जब वो भूख के लिए संघर्ष करते हैं तो उनका तो प्राणी अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहा है। तो इस
के बारे में उन्होंने कहा है। तो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। तो कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। मतलब कि अगर भूख लगी है तो उसको मिटाने के लिए हमें संघर्ष या मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब कोई प्राणी, कोई जीव भूख से मुक्ति मतलब भूख से उसकी जो भूख लगी है उसको दूर करने के लिए संघर्ष करता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष किए या बिना मेहनत किए किसी भी समस्या का हल नहीं मिलता। अगर आप सोचते रहोगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो उस काम को हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर एक बार शुरू कर दिया कि भाई एक बार शुरू तो करें, अगर एक बार हमने शुरू कर दिया तो उसका हल हमें अवश्य मिलता है। या तो वो काम पूरा हो जाता है या तो उस काम को पूरा किस तरह से करना है उसका मार्ग भी हमें मिल जाता है। तो इसके लिए कवि कहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि जो है इस कविता के, वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। ठीक है। दूसरा है कि झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। अब वो क्या कहते हैं कि झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। फिर वो क्या कहते हैं कि जैसे कि बाज पक्षी है, बाज जो है वो एक पक्षी है, तो बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उठता है वह देखने लायक होता है। जैसे कि बाज पक्षी है तो जब उसे भूख लगी होती है तो जब वो उसका जो शिकार है जब वो उसके कब्जे में आ जाता है तो वो बहुत ही तेजी से उस पर झपटता है और वो कैसा होता है, देखने के लायक होता है। इसी तरह से जो सांप है, सांप जो है, जैसे कई शिकारी होते हैं वो सांप को पकड़ते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बीन बजाते हैं ताकि वो मदहोश हो जाए, या तो फिर उस पर जाल डालते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। तो क्या होता है कि जब तो सांप है तो वो क्या करता है कि इसी तरह से अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप का आक्रमण रूप भी सुंदर होता है। मतलब फन उठाता है और तुरंत उस पर झपट्टा मारता है, तो वो पैर पे मारे या कहीं पे तो उसका जो डंक है, मतलब जहर है, वो मनुष्य के शरीर में फैल जाता है तो वो वहाँ से तुरंत घायल हो जाता है, तो तुरंत सांप वहाँ से निकल जाता है। तो ये भी एक देखने लायक है, मतलब ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद वो कहते हैं कि कांटों पे नन्ही पत्तियां खाती, दो पैरों पर खड़ी कांटों पर नन्ही पत्तियां खाती बकरी। अब वो क्या करते हैं कि जो बकरी है, बकरी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है छोटी छोटी पत्तियां खाने के लिए जो कि कांटों के बीच में होती है, और अपनी भूख मिटाने के लिए कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने लगती है, के लिए संघर्ष करती है। और उसका ये जो सौंदर्य है वो कैसा होता है, अनूठा लगता है, मतलब कि सबसे अलग लगता है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सबकी जगह आदमी होता। और उसके बाद तो क्या कहते हैं, मतलब ये सब उदाहरण दिए उन्होंने। जैसे कि पहला उदाहरण उन्होंने किसका दिया था, बाज का, कि बाज जो है वो भी बहुत तेजी से झपटता है। सांप है तो वो अपने शिकार पे फन उठा के मारता है। उसके बाद बकरी जो है वो दो पैरों पे खड़ी हो जाती है एकदम ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई तक वो जा सकती है उतनी ऊंचाई तक कांटों के बीच में वो छोटी छोटी पत्तियां खाती हैं। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया दबे पाँव झाड़ियों में चलता चीता। अब कवि क्या कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर खूंखार चीता दबे पाँव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी से रखता है कि ताकि उसका जो शिकार है वो चला ना जाए। किसी को जरा सी आहट भी नहीं होती और वो जाके उसको दबोच लेता है, तो वो भी कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद पे डाल पर उल्टा लटका फल कुतरता तोता। अब तोता जो है वो भी क्या करता है, जैसे कि कोई फल लटक रहा है तो उसको खाने के लिए वो क्या करता है, डालों को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटक कर उसको खा लेता है। ठीक है, इस तरह से वो भी सुंदर दिखाई देता है। या इन सबकी जगह मनुष्य, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तो सुंदर दिखने लग जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि तब उसकी भूख मिटाने के लिए किया गया जो संघर्ष वो करता है वो भी कैसा दिखता है, सुंदर। या फिर इन सब
की जगह पर भूख मिटाने के लिए कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई काम करता है, कोई बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो भी भूख से संघर्ष के लिए जी जान लगा देता है और तब वह भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से कवि ने क्या किया है कि अलग अलग उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब भी भूख से लड़ने कोई दिखाई देता है तो वो कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे तो उसमें खाली एक ही शब्दार्थ दिया गया है, बाज। बाज जो है वो एक शिकारी पक्षी है। अब हम जरा इसके प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है। तो इसका उत्तर, जैसे कि प्रश्न किया गया है कि कवि ने प्राणियों में सुंदर कब देखा है, प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है। तो कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। फिर कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है। तो कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता तब प्रकट होती है जब वो अपने, बकरी के 4 पैर होते हैं लेकिन 2 पैर वो नीचे और 2 पैर वो ऊंचे करके 2 पैरों पे ही खड़ी रहती है और कांटों के बीच में से क्या करती है, वो कांटों के बीच में से वो छोटी छोटी पत्तियां चुनकर खाती है, तब वो सुंदर दिखती है। कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है। कवि ने भूख की दशा को सुंदर इसलिए कहा है कि दशा से लड़ने मतलब संघर्ष करने के लिए एवं अपनी भूख को मिटाने के लिए प्राणी जो संघर्ष करता है तो उस समय बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। अब जैसे कि नीचे की पंक्तियां दी गई कि पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। तो कवि क्या कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, भूख से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है और मुक्ति पाने का मार्ग जो है वो क्या है, खाली एक मार्ग है, संघर्ष करना। मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। तो भूख भी वही है। तो जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वो कैसा होता है, बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है और उसको देख के हमें भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। भूख मिटाने के लिए प्राणी कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है और ये जो तत्परता होती है, जो परिस्थिति होती है, वो संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष से सौंदर्य जन्म लेता है। तो इसी के साथ ये कविता जो है भूख समाप्त होती है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो। इसी के साथ ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।